अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस में जितने भी अच्छे पेयर्स हैं उनके एनालिसिस करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन पाकिस्तानी टाइम 11 बजे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी जीबीपी की क्लेमेट काउंट चेंज की न्यूज है, जिसमें जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है न्यूज का। बट अगर आप बोलेंगे ये बहुत हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज है तो आई डोंट थिंक सो। ये कोई बहुत बड़ी इंपैक्ट वाली न्यूज नहीं है, लेकिन न्यूज़ होना इंपॉर्टेंट होता है पेयर के लिए, लिक्विडिटी के लिए, तेजी के लिए। सीपीआई, उसके बाद कैनेडियन डॉलर की उसी दिन ट्यूसडे वाले दिन, मंडे वाले दिन कोई भी बड़ी खबर नहीं है। मार्केट स्लो रहेगी, सुस्त रवि का शिकार रहेगी, ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा। बल्कि तकरीबन तकरीबन मंडे को आप समझ लेंगे छुट्टी है। अच्छा, 11 बजे फिर ट्यूसडे को न्यूज, फिर 5:30 पे सीपीआई की मंथली रिपोर्ट है कैनेडियन डॉलर की, जो कि न्यूट्रल रिपोर्ट है। ठीक है, मतलब सीपीआई का डाटा होता है कि इन्फ्लेशन के बारे में रिपोर्ट देता है, बट कंप्लीटली न्यूट्रल रिपोर्ट, जिसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा बट किस डायरेक्शन में पड़ेगा या बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये नहीं कह सकते, बट पड़ता है, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट आई डोंट थिंक सो न्यूट्रल डाटा के साथ रहेगा। हाँ, डाटा अगर माइनस प्लस आता है तो उसका इम्पैक्ट फिर पड़ेगा। न्यूजीलैंड डॉलर की भी सीपीआई की क्वार्टर रिपोर्ट है, और क्वार्टर रिपोर्ट में न्यूजीलैंड डॉलर वीक होना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सॉरी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि सीपीआई बढ़ रही है, जिससे इंटरेस्ट रेट का फैसला, कट होने का फैसला नहीं होगा। तो इसका इम्पैक्ट करेंसी के लिए टेम्परेरी तौर पे बुलिश रहेगा। अच्छा, पाउंड का फिर सीपीआई की सालाना रिपोर्ट है, जो कि 2.2 से 1.9% पे इन्फ्लेशन गिर चुकी है। सीपीआई इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कोई भी मुल्क होता है उनका एक महंगाई का स्पेसिफिक टारगेट होता है। पाउंड का टारगेट ये था, या बर्तानिया का टारगेट था, कि इन्फ्लेशन को 2% तक लेके आना है। और 1.9% का मतलब यह है कि आपका जो टारगेट था उससे भी नीचे इन्फ्लेशन आ चुकी है। ये बात टेम्परेरी तौर पे भी जीबीपी के अगेंस्ट है, और लॉन्ग टर्म में भी ये बात जीबीपी के अगेंस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट एक और लग सकता है, वो भी इसी साल। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है तो फिर इंटरेस्ट रेट देने का या इकोनॉमी को, जीडीपी को नुकसान पहुंचाने का फायदा नहीं है। हाँ, इसका इम्पैक्ट ये है, आप कह लें कि न्यूज के टाइम पे भी होगा, और उसके बाद शायद कुछ देर रुक के उसके बाद इम्पैक्ट आए जब इंटरेस्ट रेट का फैसला करीब आ जाए। तो हो सकता है उस टाइम पे, न्यूज के टाइम पे फैसला आए, जब ये डाटा आए तो न्यूज में जो पाउंड है वो वीक हो, लेकिन ओवरऑल फिर पाउंड अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाए। और उसके बाद लॉन्ग टर्म आप इस न्यूज को जहन में रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट के फैसले में फिर पाउंड वीक होगा। ये पाउंड के लिए अच्छी खबर नहीं है लॉन्ग टर्म में, यानी नेक्स्ट जब भी इंटरेस्ट रेट कट होगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो 5:30 पे जुमेरात वाले दिन एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज है, जो कि नेगेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन्होंने पैरेलल बताया हुआ है, तो न्यूट्रल न्यूज है। अगर एम्प्लॉयमेंट गिरती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिससे करेंसी वीक होगी, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हक में ये खबर नहीं है। और यूरो की मेन रिफाइनेंसिंग रेट, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो कट, एक और कट रिसेंटली 1 सितंबर 12 को कट लगा था। आज जब हम ये डाटा पढ़ रहे हैं, 17 अक्टूबर को बरोज़ जुमरात, यूरो की न्यूज है जिसमें एक और इंटरेस्ट रेट कट लग सकता है, और यूरो वीक हो सकता है अगर ये इंटरेस्ट रेट कट लगता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर आप बोले वीक होगा तो वो डिपेंड करेगा मार्केट के हालात में, लेकिन यूरो वीक हो सकता है, काफी वीक हुआ भी है। अच्छा, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, या आप कह रहे हैं कि कोर रिटेल सेल, जिसका डाटा न्यूट्रल है, रिटेल सेल जिसका डाटा डॉलर के लिए पॉजिटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इसका भी डॉलर के लिए डाटा पॉजिटिव है। टोटल 3 न्यूज हैं जिनमें से 2 पॉजिटिव है, और एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वाली, ये हैवी किस्म की पॉजिटिव न्यूज है फॉर डॉलर। ठीक है, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि लास्ट डाटा 258 है और इस बार 241 गिरेगा, तो अगर 241 से नीचे गिरेगा तो इम्पैक्ट जो है ना बड़ा तगड़ा आएगा, लेकिन 241 से ऊपर ऊपर रहा, यानी जो उन्होंने बताया हुआ है उससे भी ऊपर रहा, गिरेगा सही लेकिन उससे ऊपर गिरा, मतलब रहा, तो फिर इतना इम्पैक्ट वो नहीं होगा। फिर है ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें जाहिर है वो पॉलिसी वगैरह डिस्कस करेंगे। पाउंड की आखिरी न्यूज है 11 बजे फ्राइडे वाले दिन रिटेल सेल्स की, जिसमें पाउंड के लिए एक और बुरी खबर है इस हफ्ते में, और ये अच्छी न्यूज है, ट्रेडेबल न्यूज है। अब टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम बात पाउंड की ही करेंगे। पाउंड लॉन्ग टर्म में वीक कैसे हो सकता है, उसका एक मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है, हेड एंड शोल्डर और एक सप्लाई का स्ट्रक्चर भी ये बनता है।
तो मुझे लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि मार्केट बाइंग जाने के बाद लॉन्ग टर्म में फिर एक बीरिश मूव तगड़ा देगी, क्योंकि जो ट्रेंड है मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू रहेगा बाय वाला, क्योंकि मार्केट ने जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट हायर लो पे भी दूसरी आके क्लोजिंग दी है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा पुश करे, थोड़ा ऑर्डर्स वगैरह ऊपर लेने जाए और ऊपर से फिर एक बड़ा ड्रॉप यहां से शुरू करे। तो आपको जो एंट्री पॉइंट लॉन्ग टर्म में बनेगा ना, अभी वाला मैं बता दूंगा, लॉन्ग टर्म वाला एंट्री आपने इसके ब्रेकआउट पे नहीं लेना, बल्कि इसके शोल्डर पे यहां पे यानी D1 में अगर मार्केट यहां पे पहुंचती है तो छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी स्ट्रक्चर देख के, सेलिंग स्ट्रक्चर देख के आपने टॉप से एंट्री ले लेनी है सेलिंग की। लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा है कि पाउंड गिरेगा और ये स्ट्रक्चर वैलिड लग रहा है। इससे पहले अगर मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं तो वेज का एक स्ट्रक्चर है जो कि अभी तक वैलिड है, और इससे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं, लाइक वेज का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा मार्केट ने फेक आउट किया, बट ये अभी तक वैलिड है। और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं तो फ्लैग स्ट्रक्चर भी मार्केट ने बना दिया है, मार्केट बता रही है भाई मैं सेल जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सेल जाने के बाद फिर उठेगी और फिर लॉन्ग टर्म में गिरेगी। तो इसका हाल ये है कि अगर मार्केट फ्लैग का ब्रेकआउट नीचे करती है तो आप शॉर्ट टर्म में सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती ही नहीं है बल्कि वेज, अब जिसकी स्विंग इस तरह लगेगी, ठीक है, वेज की स्विंग अब हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से अगर ये वेज वाली लाइन ड्रॉ ब्रेक होती है, ये वाली जो टीएल है ये वाली, ठीक है, मैं बीच में जरा ड्राइंग्स वगैरह रिमूव करता हूं। देखें, एक तो ये टीएल है, ये ब्रेक होती है तो आप एंट्री ले लें सेलिंग की शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में, ठीक है। इधर एसएल और फार्मूला एक्स को यूज करते हुए जितना भी स्विंग का साइज बना इस तरीके से ये टेक प्रॉफिट और यहां ऊपर एसएल। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट के अंदर आप इस टीएल के अगर मार्केट ऊपर की साइड पे ब्रेक करती है तो फिर आप बाइंग में बैठेंगे, ठीक है, फिर आप बाइंग में बैठेंगे, फिर आप बाइंग में बैठेंगे फंडामेंटल सेलर्स के हक में। बट फंडामेंटल्स के का इम्पैक्ट उस टाइम पे आएगा, एक न्यूज आखिर वाली है जिसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होगा, बट जो फंडामेंटल अवेलेबल है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आ सकता है। हाँ, नीचे ब्रेक करता है फिर सेलिंग है, फिर फ्लैग के लिए सेलिंग है, और फ्लैग के बाद अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ये विक वाला, तो फिर सेलिंग है, और उसके बाद फिर जो डिमांड होगी वो काफी ज्यादा नीचे है, फिर काफी ज्यादा नीचे चांसेस है। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर हम जीबीबी जेपीवाई की बात करें तो जीबीबी जेपीवाई बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर लैक ऑफ लिक्विडिटी है, बहुत स्लो जा रही है, मार्केट रुक गई है। तो ये जो जोन है ना, ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं H4 दिखाऊं तो H4 में भी थोड़ी सी मार्केट ना ऐसा लग रहा है कि गिरने वाली है। तो मुझे लगता है कि H4 में भी मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी लेने के लिए एक बुलिश मूव देगी, और बुलिश मूव दे के जो ऊपर वाला जोन है ना, ये वाला, इस जोन से मार्केट गिरेगी तो इस जोन से बैठना चाहिए, या फिर ये जो टीएल है इसके स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे बैठना चाहिए। अगर जोन से एंट्री मिस भी हो जाती है तो जब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा इस टीएल का, H1 की ये टीएल है, थोड़ा सा इसको आपने खुला डुला करके लगा लेना है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करनी पड़ेंगी चीजें। तो इस तरीके से आपने ट्रेड करना है इसको। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि अभी वेट करें, अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मेन जो स्ट्रक्चर है ना वो ये D1 की सप्लाई है, और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस सप्लाई के अंदर जाके फिर गिरे। हाँ, क्योंकि पाउंड गिर सकता है ना लॉन्ग टर्म में, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस जोन से लिक्विडिटी ले और गिरे, ठीक है। तो आपने रेडी रहना है, बट किसी न किसी स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे सेलिंग की तरफ रहे, एसएलटीपी लगा के। बाकी जापानीज येन जो है वो उसका भी इंटरेस्ट आगे देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब इसके बाद यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी में कोई खास सेटअप अभी अवेलेबल नहीं है। मार्केट इस जोन में है, फाइबो का भी जो लेवल है वो भी अलाइंड नहीं है इसके साथ। तो मुझे लगता है कि यूरो जो है वो पॉसिबिलिटी ये है कि गिरेगा, ठीक है, गिरेगा यूरो इस टीएल के एंगल तक गिरेगा, और ये जो नीचे वाला डिमांड एरिया है इससे लिक्विडिटी लेके उठेगा। सेटअप बना था H1 के टाइम फ्रेम में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए यूरो के अंदर एंट्री लेने से पहले, थोड़ा सा सब्र करें। अब बात करते हैं DXY की, और फिर गोल्ड की बात करेंगे और एनालिसिस को शॉर्ट करेंगे, फिर मैं आपको गोल्ड के कुछ लेवल दूंगा। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूं, देखें, ये ना एक जोन था ये वाला, जिधर से ना जीबीपी को, सॉरी डॉलर को, DXY डॉलर होता है, डॉलर इंडेक्स होता है, यानी ये डॉलर का चार्ट है, खाली डॉलर का, कोई पेयर नहीं है।
यानी अगर आप इसके एनालिसिस कर लेते हो तो आपको अगर ये समझ आ जाता चार्ट तो बाकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये अगर मजबूत हुआ तो पाउंड यूरो वगैरह गिरेंगे, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपी वगैरह वगैरह उठेंगे। तो इस जगह से लिक्विडिटी ली। H4 में एक प्राइस एक्शन का वेज स्ट्रक्चर था, वेज पैटर्न था और साथ बुलिश डाइवर्जेंस भी थी। उसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट नहीं हुआ और मार्केट काफी हद तक बाइंग में आ गई है। अब प्यारे बच्चों, ये जो एरिया है ना, ये एक सप्लाई एरिया है इसका, ठीक है। अगर हम H4 में भी देखें तो H4 में भी ये एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा कोई डाइवर्जेंस वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है डाइवर्जेंस का, बट पॉसिबिलिटी ये है कि डाइवर शाइवर बना के मार्केट थोड़ा सा बाय जाने के बाद उसके बाद गिरे। तो अगर ये गिरा तो ये लिक्विडिटी लेने जाएगा। अगर हम फाइबो का लेवल लाइन करें इसके साथ तो पॉसिबिलिटी है कि 50 से या 61 से ये लिक्विडिटी लेने जाए। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट नहीं की तो गिरेगी, उस गिरने की वजह से टेम्परेरी बाय ट्रेंड नजर आएगा बाकी पेयर्स के अंदर, ठीक है, इंक्लूडिंग गोल्ड। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अब सेलिंग ट्रेंड नजर आएगा। तो ये एरिया है जिधर से ये लिक्विडिटी यानी 50 का ये जोन और 61 का अगर इधर से जाता है तो फिर हो सकता है ऑल टाइम हाई दोबारा बनाए, मतलब ऑल टाइम हाई चार्ट का हाई बनाए, ऑल टाइम हाई नहीं कहेंगे। अब जरा बात करते हैं प्यारे मेंबर्स गोल्ड की। अच्छा, गोल्ड का ना मुझे जो स्ट्रक्चर समझ आ रहा है मैं सारा आपको दोबारा से समझा देता हूँ। गोल्ड के कुछ लेवल्स हैं जो कि ब्रेक होते हैं, क्योंकि डॉलर गिरता है गोल्ड उठेगा, बट गोल्ड जो पहले उठा ना बूम मिला उसको, वो सर रीजन एक वार भी थी। तो हो सकता है डॉलर बहुत भी गिरे तो गोल्ड उतना ना उठे, पॉसिबिलिटी है। कुछ लेवल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला सारा लेवल है सर, इस लेवल को गोल्ड ब्रेक मुश्किल है करे। अगर इसको करता है फिर ऊपर वाला लेवल जो ये है ना, ये भी फिर पॉसिबिलिटी है कि ये भी ब्रेक हो जाए। ये दो रेजिस्टेंस वाले बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल है सर, ये वाले। और अगर मैं आपको फाइबो लाइन करके बताऊं तो गोल्ड है इस वक्त वैसे बड़े बड़े मेजर पॉइंट पे है, 61 के साथ अलाइंड है। ये जो जिधर से उठा है ना, 61 की रिट्रेसमेंट है और मैथमेटिकली बड़ा कैलकुलेटेड लेवल है और पॉसिबिलिटी है कि इस जगह से ऊपर से अगर रेजिस्ट, क्योंकि अभी भी ना जो भी करें, मैं फाइबो आपको दोबारा से लगा के बताता हूँ, जरा टूल्स वगैरह रिमूव कर लूं। ये देखें, हम विक टू विक मार्क करेंगे इस जगह पे, ये एंड देन थोड़ा सा ऊपर। तो क्लोजिंग तो हुई है बट विक वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, कोई खास नहीं है। अगर थोड़ा सा फाइबो को हम छेड़ते हैं तो क्लोजिंग नहीं है, तो एक वाजिया क्लोजिंग नहीं है ऊपर इसकी। मतलब आप समझ लें कि फाइबो की भी रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो एक टीएल जो है वो तो स्ट्रक्चर तो इसका लग रहा है कि ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस तरह नहीं, इस तरह मार्क करूंगा विक्स को तो अभी मौजूदा रेजिस्टेंस पे है, बट मुझे लगता है कि हॉरिजेंटली जो रेजिस्टेंस होगी उसको मार्केट ज्यादा रिस्पेक्ट देगी एज कंपेयर टू टीएल। तो ये जो एरिया है ना सर, ये वाला और इससे ऊपर फिर ये आखिरी एरिया है, ठीक है। ये एरिया अगर इससे गोल्ड मतलब ठहरेंगे मिनट, ये H1 में जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, H1 में जरा एक्सप्लेन करता हूँ, जरा जूम इन हो जाएगा। ये देखें, ये जो एरिया ना सर, ये वाला और इसके बाद फिर ऊपर वाला ये वाला एरिया, सर इस एरिया से गोल्ड अगर निकलता है तो फिर बाय में जाएगा, फिर आप स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के ऊपर बाय की एंट्री लेंगे। लेकिन एक सेटअप आपको दे देता हूँ। सेटअप ये है कि अगर आप H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक चैनल के स्ट्रक्चर के अंदर भी है। तो आप, मुझे लगता है कि आपको बजाय जोन से एंट्री लेने के, अब जोन से भी अगर अच्छा एविडेंस मिलता है, कोई कैंडलस्टिक्स बनती है तो आप एंट्री ले लें। तो मुझे ये लगता है, एक मिनट फाइबर रिमूव कर लूं, कि ये जो चैनल है, ये जो टीएल है, इसको जरा एक्यूरेटली आप लोग खुद भी थोड़ा टाइम लगा के ड्रॉ करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा ये नीचे आके हाई बनाए और ऊपर से रेजिस्टेंस से लिक्विडिटी लेके नीचे गिरे। तो अगर आप वहां से एंट्री ना भी ले पाए ना, तो इस चैनल के स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, या कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न भी बन सकता है रिवर्सल। तो ये तो अवेलेबल है भाई, ये जो चीज है ना, ये जो आपको चैनल मिल रहा है सर, ये बड़ी खूबसूरत चीज बन गई है, हमें बड़ा फायदा पहुंचा सकती है, खास करके ब्रेकआउट के ऊपर डाउन साइड। अगर अपवर्ड ब्रेकआउट करती है तो सर अपवर्ड भी एंट्री बनेगी इसकी, क्योंकि अपवर्ड इस चैनल के साथ साथ इस लेवल का भी ब्रेकआउट होगा तो 20 30 50 पिप्स
20-30 कह रहा हूँ, 100 एक पिप्स की एंट्री बाय में बन जाएगी। और अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है फिर मार्केट एक ऑल टाइम हाई सुकून से बनाएगी। फंडामेंटली बात करें तो इंटरेस्ट रेट कट की बात हुई थी, बट इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स थोड़े से बड़े हैं और अगर बढ़ते रहते हैं तो इंटरेस्ट रेट मुश्किल है कट हो। तो फिर इंटरेस्ट रेट अगर तारीकी में चला जाता है या 25 पॉइंट के कट की बात आती है तो फिर भी गोल्ड गिरेगा, 25 पॉइंट पे रिएक्ट नहीं करेगा। 50 पॉइंट और कट लगने के अभी चांसेस नहीं है, मे बी इलेक्शन के बाद हों। तो फिलहाल ये सिचुएशन, ये सेटअप्स अवेलेबल हैं, इसको मार्क करें। इंशाल्लाह मजीद कोई अपडेट होगी तो जरूर देंगे।